ये चेक भी अपने हैंड बैग में रख लो, इसे जमा करवाना है। और अब तुम जल्दी से आ जाओ, मैं ज़रा तुम्हारी ताई से मिलाऊं। उन्होंने चलना तो नहीं मगर मुझे रस्मन उन्हें साथ चलने के लिए कहना है। मम्मी उठ खड़ी हुई तो बिया का जी चाहा भाग कर उन्हें रोक ले। मम्मी रहने देना, उन्होंने बहुत अच्छा किया है जैसे हमारे साथ। जोया ने फौरन उसके दिल की तर्जुमानी की। बच्चे, ये दुनिया है, दुनियादारी निभाना पड़ती है। वो बहरहाल इस घर की बड़ी हैं। वो कहते हुए ड्राइंग रूम से निकल गई तो जोया कमरे की तरफ मुड़ गई। बिया के हाथ में पकड़ा चाय का कप ठंडा हो चुका था। उसने ठंडी चाय की 2 घूंट हलक में उतारे और कप साइड टेबल पर रख दिया। कप रखते हुए उसकी नजर उन अधूरे सुर्ख बेल बूटों पर पड़ी। तो आज मेरी शादी है, ऐसी होती हैं शादियां। उसने सोफे की बैग से सर टका दिया। जरे आप, कम अज कम तुम तो मेरा यकीन करते। तुम तो मुझे जानते थे, अच्छी दिनों का, चाहतों का कुछ तो भरम रखते। भले मुझसे नाराज हो जाते मगर इस तरह इतने अजनबियत भरे अंदाज में ताल्लुक तो ना तोड़ते। तुमने तो यूं किया जैसे तो ये सिर्फ बड़ों का मामला था। हमारे दरमियान कभी भी कुछ नहीं रहा। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे दावे, तुम्हारी कस्में इतनी कच्ची होंगी ये तो मैंने कभी एक पल को भी ना सोचा था। उसकी आंखों के गोशे नम हो गए। जोया, आ जाओ बेटा, देर हो रही है। मम्मी की थकी सी आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने आंखें खोल दी। अरे, आप इतनी जल्दी आ गई? जोया बाल बांध चुकी थी, कंधे पर दुपट्टा और शोल्डर बैग डाले तैयार खड़ी थी। हाँ, मम्मी ने मुख्तसरन कहा। क्या कहा ताई जी ने? जोया कुरेदे बगैर न रह सकी। वही खफगी, वही गुस्सा। हमारी वजह से उनकी बच्ची का रिश्ता खराब हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं बिया के सास ससुर को मनाने। क्यों, हमने क्या किया है? उनका रिश्ता तो सही सलामत है। आफत तो हम पर टूटी है उन लोगों के हंगामे की वजह से। जोया तुनक कर बोली। अच्छा, अब तुम अपनी चोंच बंद करके रखो। हंगामा उन्होंने क्या करना था? लड़की की आबरू तो कांच से भी नाजुक होती है। जरा सी बेएहतियाती इस कांच में जैसे दरार डालती है। देख तो लिया है तुमने, चलो अब देर हो रही है। बिया कहाँ है? मम्मी ने उजलत में अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। वो बैठी है। जोया आहिस्तगी से बोली। बिया, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। कुछ खरीद लेना अपनी पसंद से, कम से कम शादी का जोड़ा ले लेना। मम्मी उसकी तरफ बढ़ी। मुझे कहीं नहीं जाना, उसने सख्ती से कहा। जिद अच्छी नहीं होती बिया। इधर क्या करोगी? सारा दिन हमें शॉपिंग में काफी टाइम लग जाएगा। मैंने कहा ना। अच्छा, कलर तो बताओ कौन सा लाएं? जोया फौरन बोली। स्याह ले आना, मेरे नसीबों जैसा। वो जलकर बोली। बिया, आरफा बेगम ने उसे घूरा तो वो लापरवाही से दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। तुमने नाश्ता नहीं किया, दोपहर में जरूर कुछ खा लेना। हम लोग 3 बजे तक आ जाएंगे। खाने का ऑर्डर वलीद ने कर दिया है। तुम दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। मम्मी उसके कंधे थाम कर मोहब्बत से कह रही थी। भैया, मैंने पार्लर वाली को फोन कर दिया है, वो 3:30 बजे तक आ जाएगी। तो उसने, जाएं आप लोग अब। वो अचानक बेकाबू सी होकर चिल्लाई तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गई और खामोशी से बाहर निकल गई। ये जो रूप दुख की स्याही की सूरत मेरे चेहरे पर उतरा है, इसे पार्लर वाली क्या चेंज करेगी? वो उठकर टहलने लगी। शादी का जोड़ा, यादें फिर किरचियां बनकर आंखों में चुभने लगी थी। भैया भाई, साफ बात है, शादी और वलीमे का जोड़ा हम दोनों खुद ही खरीदने जाएंगे। उसमें मैं किसी की शमूलियत पसंद नहीं करूंगा। अगले माह में आऊंगा तो सबसे पहले हम ये शॉपिंग करेंगे, बाकी शॉपिंग सब अपनी पसंद से करते रहें। आखिर ऐसा खास मौका हमारी जिंदगी में बार बार तो नहीं आएगा ना? ठीक है ना? उसने हाथ से बहते आंसुओं को साफ किया। रेड कलर तो बिल्कुल नहीं और मैरून कलर भी नहीं। टी पिंक बहुत कॉमन हो चुका है। तुम बताओ फिर कौन सा कलर होना चाहिए? उसका दिमाग शल होने लगा। मेरी जिंदगी से निकल गए हो तो दिलो दिमाग से भी निकल जाओ। जरिए आप मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे इन यादों, इन आवाजों से आजाद कर दो। उसने बेबसी से सोफे पर बैठकर अपने हाथों में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। राफी अच्छा लड़का है। चंद मिनट पहले चाचू की आवाज उसके कान में गूंजी। रोशी, तुम्हारा भाई किस कदर अनरोमांटिक है, बिल्कुल मैथ्स में ज्योमेट्री की तरह। उस रात राफे कमरे से निकल कर गया तो उसने रोशी से कहा था, हाय नहीं, मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं? मोहब्बत करने वाले तो जरियाब जैसे होते हैं, अपनी मोहब्बत के हिसार में मुकाबिल को जकड़ लेने वाले, कि वो कहीं भागना भी चाहे तो भाग ना सके, जैसे मैं। वो बेचैनी से उठ खड़ी हुई। इसीलिए यूं झटक कर खुद से काट फेंका है तुम्हारे महबूब ने तुम्हें। ये कौन हंसा था उसके अंदर? वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। लाउंज में कोई भी नहीं था।
वो थक कर फिर सोफे पर गिर गई। दोपहर कब सुपहर में ढली उसे कुछ पता न चला। सिर्फ 11 बजे भूख ने निढाल किया तो बशीरा को आवाज देकर एक कप कॉफी और 2 बिस्किट लेकर फिर औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फरियाल आई थी। बिया, सो रही हो? वो दरवाजे में खड़े खड़े पूछ रही थी। उसने आंखें और सख्ती से बंद कर ली। इस वक्त उसे किसी का सामना नहीं करना था। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस पलट गई। फरियाल से शुरू से उसकी अच्छी दोस्ती थी। रबिया नकचड़ी थी। वो कम ही किसी से फ्रैंक होती थी। फरियाल और वो एक ही क्लास, एक ही स्कूल में पढ़ते रहे थे। फिर कॉलेज में भी इकट्ठे एडमिशन लिया था। सिर्फ 4th ईयर में आकर उसने एक सब्जेक्ट बदल लिया था और फिजिक्स से चिमटी रही थी, जिसके प्रैक्टिकल ने आज उसे यह दिन दिखाया था। उसने एक गहरी सांस लेकर करवट बदली। एसी की कूलिंग से अच्छी खासी खुनकी हो रही थी, जो 2 दिन पहले होने वाली इस बारिश का नतीजा थी। और रात को मुझे उस घर में सोना पड़ेगा जहां रूम कूलर तक नहीं। छोटा सा तंग कमरों वाला घर जहां मैंने बहालते मजबूरी एक रात रो रो कर गुजारी थी। और अब तमाम जिंदगी उसे एकदम बिजली के कूंदे की तरह लपकती इस सोच ने झटका सा दिया था। उनके घर में किस कदर मच्छर थे। अगर आंख लग भी जाती थी तो मच्छर कानों में आकर गुनगुनाने लगते थे। ओह मेरे खुदा, मम्मी ये आप क्या करने जा रही हैं मेरे साथ? एक और जानलेवा ख्याल। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद भी दिन रात ऐसे कमीन फितरत घटिया शख्स का सामना करना इम्पॉसिबल। एक एक करके उसे सारी तकलीफ दे बातें याद आती जा रही थी। मम्मी ने सिर्फ जोया और हारिस की जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया, वरना जो कुछ ताया जान हमें दे रहे थे उसमें कम से कम हम फूफो से कई दर्जे ना सही कुछ बेहतर घर ले सकते थे। मगर मम्मी ने सिर्फ अपनी सहूलत, अपनी आसाइश की खातिर इस घर से हाथ धोना गवारा ना किया। फिर भी आप मुझसे तवक्को कर रही हैं कि मैं हंसी खुशी तंग दस्ती और गुर्बत की इस सलीब पर चढ़ जाऊं। कमरे में घुटन बढ़ गई थी। ओ खुदाया, तुम अभी तक बिस्तर में घुसी हुई हो। टाइम देखा है, 4 बजने को है और वो पार्लर वाली बेचारी घंटा भर से ड्राइंग रूम में सूख रही है। कम से कम फेशियल वगैरह तो करवा लेना था। हम पागलों की तरह भागम भाग आए हैं और तुम उसी तरह पड़ी हो। उठो अब, जल्दी करो। जोया खासी उजलत में अंदर दाखिल हुई थी और हस्बे आदत नॉन स्टॉप बोलते हुए उसे उठाने लगी। जोया, मुझे किसी फिशल विशल की जरूरत नहीं। तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कोशिश के बावजूद अपना लहजा सख्त ना कर सकी। सिस्टर, तुम्हें सुबह से जितनी सोच विचार करनी थी कर चुकी। अब कुछ भी सोचने का टाइम नहीं। उठो जल्दी से। 7 बजे तो उन लोगों ने आ जाना है। बमुश्किल 3 घंटे हैं, अब टाइम नहीं है, वरना मैं तुम्हें शॉपिंग दिखाती। बहरहाल मैं सुमेरा को यहीं भेजती हूँ। मुझे काफी कुछ पैक करना है। प्लीज अब मजीद ना सताना, जो कुछ कह रही हूँ वो कर लेना। मम्मी की तबीयत भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। सुबह से भूखी हैं वो। तुमने भी कुछ नहीं खाया। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। जालिम मारे भी और रोने ना दे। उसके दिल से आह सी निकली। फिर उसके बाद किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। सुमेरा ने अपने हाथ की सफाई उन 2 घंटों में जितना दिखा सकती थी दिखाई। फिर उसने भी कुछ ना बोलने की जैसे कसम खा ली। जब कुर्बान ही होना ठहरा तो फिर खामोशी से क्यों नहीं। माशाल्लाह, चश्मे बददूर। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी जान, मेरी बेटी किस कदर प्यारी लग रही हो। जैसे ही सुमेरा ने उसे आखिरी टच देकर जेवर पहनाए, मम्मी कमरे में दाखिल हुई और उसकी बलाएं लेते हुए उन्होंने उसका माथा चूम लिया। उसे पहली बार उनके मोहब्बत भरे लम्स में खुदगर्जी और मुनाफिकत की बू आई थी। सुमेरा, तुम इसे ये चादर ओढ़ा दो, वो निकाह के लिए आ रहे हैं। मम्मी के कहने पर सुमेरा ने उसे चादर ओढ़ा दी। उसी वक्त वलीद, शाहब साहब, हारिस और निकाह ख्वां अंदर आ गए। उसने इजाबो कबूल कर मरहला बहुत आसानी और जल्दी तय कर लिया। पेपर्स पर साइन भी फौरन कर दिए। सब आरफा बेगम को मुबारकबाद देते हुए बाहर निकल गए। वो किसी रोबोट की तरह सर झुकाए बैठी थी। सुमेरा प्लीज, खाना लग गया है। तुम भी बाहर आकर पहले कुछ खा लो, फिर आकर बिया को देख लेना। जोया उजलत में अंदर आई और सुमेरा को साथ लेकर चल दी। बिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं बस अभी आई, वो जाते जाते कह गई। बिया, इस कदर चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। आरफा बेगम उसके पास बैठ गई। उसने एक जख्मी निगाह उन पर डालकर झुका ली। ये चेक बुक है तुम्हारी। तुम्हारे अकाउंट में मैंने 3 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा जेवरात में ये 4 सेट और 12 चूड़ियां कंगन अभी ज्वेलर के पास हैं। वो थोड़ी देर में लेकर आ जाएगा। रोशी और सादिया को एक एक सेट पहनाया है, वो मैंने उनके हवाले कर दिया है। तुम्हारे कपड़ों के 2 सूटकेस हैं, ब्राउन कलर के। सादिया, रोशी और आफताब भाई के कपड़ों का सूटकेस अलहदा तैयार करवाया है मैंने, और ब्लैक कलर का छोटा सूटकेस राफे का है। बाकी क्राकरी और थोड़ी मशीनरी मैंने खरीद रखी थी, वो वलीद कल पहुंचा आएगा।
فرنیچر اور دوسرے لوازمات کے لیے فی الحال یہ 3 لاکھ روپے۔ وہ اسے ایک ایک تفصیل بتا رہی تھی۔ ممی آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں، اس نے اپنی گھمبیر خاموشی توڑی۔ شادی کے بعد یعنی آج کے بعد مجھے اس گھر میں آنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ اس نے پلک جھپکے بغیر ان پر نظریں جما کر پوچھا تھا۔ عارفہ بیگم کا رنگ بدلا تھا، ان کے ہونٹ ذرا سے پھڑپڑائے مگر وہ کچھ بول نہ سکیں۔ ابھی ان باتوں کا وقت؟ ممی پلیز مجھے صاف صاف بتائیں، میں آج کے بعد اس گھر میں آ سکوں گی یا نہیں؟ میں بھائی صاحب سے بات کروں گی۔ ابھی تو وہ اسلام آباد گئے ہیں، جیسے ہی ان کا موڈ بہتر ہوا۔ تم تو جانتی ہو ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود میں تم سے ملنے یعنی مجھے اجازت نہیں اس گھر میں آنے کی۔ وہ تیزی سے بولی۔ یہ میں نے کب کہا؟ ممی آپ نے یہی کہا ہے۔ تایا جی سے پوچھنے کا مطلب ہے انکار۔ اس نے انہیں سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا۔ اب جا کر ان سے کہیں گی رخصتی کا، یا میں خود اٹھ کر چلی جاؤں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ کے قریب ہی اس کے گولڈن شوز پڑے تھے، اس نے جھک کر دونوں جوتے پیروں میں ڈالے۔ بیا میری بچی، میں آپ کی بچی نہیں ہوں، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ آج کے بعد یہ سمجھے آپ کے صرف 2 بچے ہیں، زویا اور حارث۔ بیا نام کی آپ کی کوئی اولاد تھی بھی تو وہ مر گئی، اور ممی آئی پرومس آئندہ زندگی میں آپ کو کبھی زحمت نہیں دوں گی۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ بھی کسی احسان سے کم نہیں۔ وہ پتھرائی آنکھوں اور چہرے کے ساتھ کہے جا رہی تھی۔ بیا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ ممی نے اٹھ کر اس کا دوپٹہ درست کرنا چاہا مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ نہیں ممی، ابھی تو آپ کو صحیح سمجھی ہوں۔ آپ نے اپنی پورا سائش زندگی کو میری ذات، میری خوشیوں، میرے وجود پر ترجیح دی۔ اپنے دونوں بچوں کے مستقبل کو میرے تاریک سائے سے بچا کر محفوظ کر لیا ممی۔ یہ بڑی فتح ہے کہ آدمی 3 یا 4 افراد کی زندگیوں میں سے 3 کو بچا لے۔ ایک آپ کو قربان کر بھی دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ممی مبارک ہو، آپ نے بہت درست فیصلہ کیا۔ یوں بھی یہ عالیشان گھر، یہ شاندار زندگی، یہ شاہانہ رہن سہن چھوڑ کر کون دیوانوں کی طرح کسی کے کردہ ناکردہ گناہ کے ہر جانے کو بھرتا ہے؟ آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ تھینک یو، چلیں اب۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ بیا تم کچھ کھا لو تو، صبح سے بھوکی ہو اور ادھر جا رہی ہو، ابھی تو رخصتی میں ٹائم ہے۔ زویا ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں کھانا، اور دوبارہ مجھ سے نہیں کہنا، وہ غصے میں کہہ کر دروازے کے پاس پڑی کرسی پر گر سی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے ممی؟ اور وہ سعدیہ پھپھو نے بھی کھانا نہیں کھایا، زبردستی کولڈ ڈرنک دے کر آئی تھی، وہ بھی ایسے ہی پڑی ہے۔ آپ ٹھیک ہے نا ممی؟ وہ ماں کے زرد پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں دیکھتی ہوں، تم اسے کچھ کھلا دو، وہ کہہ کر آہستگی سے اس کے پاس سے گزر گئیں، اسے دیکھے بغیر۔ پھر زویا کا اصرار بھی اسے کھانے کے لیے کچھ مجبور نہ کر سکا۔ اوہ بھائی، باہر تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو چکا ہے، ان سیاہ بادلوں نے تو رات کو بھی گہنا دیا ہے، جلدی کریں اس سے پہلے کہ طوفانی بارش شروع ہو جائے۔ ابھی اسے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھایا ہی تھا کہ کسی نے اندر داخل ہو کر کہا تو پھپھو فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا بھابی جان، ہمیں اجازت دیں، رستہ بھی دور کا ہے اور موسم بھی اچھا نہیں۔ عارفہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا تو چھوٹی سی بارات جو 3 گاڑیوں میں آئی تھی بہت عجلت میں باہر کی طرف چل پڑی۔ عارفہ بیگم، شہاب صاحب، ولید، ماموں، حارث اور زویا اس کے ساتھ پورٹیکو تک آئے تھے۔ چاچی اور فریال تھوڑی دیر کو آئی، پھر اندر چلی گئیں۔ سعدیہ میری بچی، خدا کے بعد تمہارے حوالے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو عارفہ بیگم نے روتے ہوئے ان کا بازو تھام کر کہا۔ بیا ان سے ملے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سب کا نگہبان اللہ ہے بھابی جان، اس کے حوالے کریں، میں گناہ گار کسی کی کیا حفاظت کروں گی، سعدیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ 24 سال پہلے انہوں نے جس گھر کو چھوڑا تھا وہ آج بھی ان کے معاملے میں اسی طرح پتھر تھا۔ بڑے بھائی اور بھابھی تو ملے نہیں تھے، دوسرے نے مروتاً سلام دعا کی تھی، اس کی بیوی نے دیکھ کر بھی جیسے نہ دیکھا تھا۔ سعدیہ کا دل 100 بار ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، پھر کچھ بھی ان کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ آج اگر عارفہ بھابھی کو بیٹی کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ بھی انہی غیروں کی صف میں شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر بھیگتی آنکھوں کو چپکے چپکے صاف کرتی رہیں۔ بارش کا پہلا قطرہ پڑا اور گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے نکل گئیں۔ پہلی 2 گاڑیوں میں رافع کے دوست احباب تھے، اور دونوں گاڑیاں کچھ آگے جا کر ہی مختلف رستوں پر ہو گئیں۔ اب صرف یہی ایک گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ رافع ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، سعدیہ اور روشی اس کے ساتھ۔ موسم کے تیور دیکھے ہیں، اللہ خیر کرے،
बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना। बारिश शुरू हो चुकी थी। सादिया थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरह का कोई जुमला बोलकर माहौल पर छाई खामोशी तोड़ देती। बादल गरज रहे थे, दूर कहीं बिजली भी चमक रही थी। बिया तुम ठीक से बैठी हो ना? रोशी ने दोबारा उससे पूछा था। वो सर हिलाकर रह गई। घर से जरा दूर बादल जोरदार आवाज के साथ गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। या अल्लाह रहम मेरे मौला। फूफू ने दहलकर आसमान की तरफ देखा। बस अम्मी घर आ गया। 2 मिनट बाद ही गाड़ी उनकी गली में मुड़ गई। बारिश में तेजी आ गई थी। विंड स्क्रीन पर तेजी से हरकत करने वाइपर्स जैसे नाकाम हो रहे थे। विंड स्क्रीन से आगे धुंध अंधेरे के आगे जाकर रुक गई। दरवाजा खुला हुआ था। सहन में जलती ट्यूबलाइट की रोशनी बाहर गली तक आ रही थी। गली में बिल्कुल सन्नाटा था और बाहर बरसती बारिश का शोर। बिया बेटा ध्यान से उतरना, आगे पानी है। फूफो उतरकर उसके पास चली आई। उसने रोशी का हाथ पकड़े, गाड़ी से घर के दरवाजे तक का दरमियानी रास्ता अबूर किया और छोटी सी ड्योढ़ी में कदम रखे। ठहरो रोशी, जाओ भागकर अंदर से तेल की बोतल ले आओ। फूफो ने उसका बाजू थामा। ओहो अम्मी, क्या जाहिलों वाली रस्में हैं, पहले ही चलें बस अंदर, राफे ने झुंझुला कर कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। फूफो ने उसका बाजू थाम रखा था। अम्मी तेल नहीं मिल रहा, रोशी अंदर से पुकारी। चलो बेटा अंदर, बिस्मिल्लाह पढ़कर। फूफो के साथ उसने 2 कदम जमाए ही थे कि सामने खड़े लंबे चौड़े वजूद ने उन दोनों को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। शहर और ड्योढ़ी के बीचों बीच फूफा जान तन कर खड़े थे और खूनख्वार नजरों से उन दोनों को घूर रहे थे। ठहर जाओ सादिया बेगम, वो तेज आवाज में गरजे। क्या तुमने इस घर को यतीम खाना समझ रखा है जो फुटपाथ पर पड़ी अमीरों की इस रुलती इज्जत की कटी फटी गठरी को उठाकर घर ले आई हो? उस वक्त तक अंदर नहीं आने दूंगा जब तक बताओगी नहीं कि ये क्या लाई है। खाली हाथ आई है तुम्हारी तरह तो इसे इस दरवाजे से बाहर ले जाकर किसी मिस्कीन खाने में छोड़ाओ या इन्हें अपनी ऊंची नाक वाले भाइयों के दर पर फेंक आओ। अंदर एक कदम ना बढ़ाना। आफताब जुबैरी की आवाज में जहर ही जहर था। उसका जिस्म कांपने लगा। बाहर गरजता बरसता मौसम और अंदर बेरहम इंसान। बिजली जोर से कड़की, इतने जोर से कि लगा अभी सहन में आ गिरेगी। उसकी दबी दबी सी चीख निकल गई। शायद वो गिर ही जाती अगर सादिया उसे थाम ना लेती। अंदर आने दे हमें, ये वक्त इन बातों का है, फिर बैठकर बात। उन्होंने लजाजत से कहा। बकवास मत करो, यही सारा हिसाब दोगी तो फिर आगे का रास्ता मिलेगा, नहीं तो तुम्हारे पीछे दरवाजा खुला है। इस गंदगी की पोट को जिधर से उठाकर लाई हो वहीं वापस ले आओ, वहीं वापस ले जाओ। वो बेरहमी से चिल्लाए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। सादिया उसे खुद से चिमटाए जरा सा आगे बढ़ी। सुना नहीं तुमने बदबख्त औरत क्या कह रहा हूं मैं? दफा हो जाओ इन फितनों की औलाद को लेकर अभी, वरना। फुफो, बिया को अपनी आवाज कहीं दूर से आती महसूस हुई। आफताब जुबैरी ने दोनों को पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का दिया था। वो गिरती चली गई। उसका दिमाग अंधेरों में डूब गया था। उसकी आंख खुली तो वो राफे के कमरे में थी। उसके बेड पर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उसके जिस्म पर अरूसी लिबास उसी तरह था। भारी कामदानी दुपट्टा पिन्नों के साथ उसी तरह सर से टिका हुआ था। माथे का टीका एक तरफ ढलक गया था। उसने जलती आंखें बंद कर ली और फिर फौरन ही खोल दी। शोर, इसी शोर की वजह से शायद उसकी आंख खुली थी। राफे के कमरे की खिड़की उस रोज की तरह जोर जोर से दूसरे बंद पेड़ से टक्करें मार रही थी। बाहर हवा शां शां कर रही थी। बारिश अभी अभी हो रही थी। हवा का तेज झोंका थोड़ी थोड़ी देर बाद बूंदों की एक बौछार सी इस खुले पट से अंदर की तरफ उछाल देता। बेड की दाएं साइड इस बौछार से काफी भीग चुकी थी। उसने जरा सा खुद को बाएं तरफ खिसका लिया। हवा रुकी, खिड़की का पट साकिन हो गया तो मधमोती बारिश की किनमिन सुनाई देने लगी। कि बारिश किस कदर मनहूस है। इसने मेरी जिंदगी का कैनवस सारे रंगों से खाली कर दिया। इसके पानी के रेले में मेरी जिंदगी के खूबसूरत जिंदगी के सब रंग बह गए और बचा क्या है? ये बदसूरत मंजर। उसने नजर उठाकर इस मुख्तसर से कमरे की तरफ देखा। उसकी दीवारों पे शायद 4-5 साल पहले कली करवाई गई थी और अब वो जगह जगह से बदरंग, फीकी, गहरी सीलन ज़दा होकर उखड़ चुकी थी। चिप्स वाला गदला गदला सा टूटा फूटा फर्श जिसके दरमियान में एक चिटाई बिछी हुई थी। खिड़की से जरा हट के राइटिंग टेबल और चेयर। सामने दरवाजे के साथ दीवार में एक लकड़ी के 2 पट वाली अलमारी। दरवाजे के दूसरी तरफ
कोने में पत्थर के स्टैंड पर एक आराइशी गमला रखा गया था जिसमें मसनूई फूल लगे हुए थे। उन फूलों के शोख रंग कमरे के इख्तिसार और गुर्बत का जैसे मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, बेड उस दिन कमरे में नहीं था। सिंगल चारपाई पर मैट्रेस पड़ा था। ये शायद अभी खरीदा गया था। ना कोई सेज सजी थी, ना रेशमी चादर थी। बेड पर ना फूलों की लड़ियां, ना कोई खुशबूदार गुलदस्ता। सीधा सपाट कमरा, जैसे उसके मुंह पर कोई तमांचा मारा गया हो। क्या जरूरत थी ऐसी शादी की, महज ताया जी की हट धर्मी और झूठी अनाकी तस्कीन के लिए? आखिर ताया जी ने ऐसा क्यों किया? एक बार फिर उसका जहन सवालों के पिंडोलम के साथ झूलने लगा। आखिर रबिया उनकी अपनी बेटी भी तो थी। अपनी खाला के घर कई दिन और रातें गुजार के आई थी। अक्सर वहां जाकर रात के रुकने की इतला हो अक्सर वहां जाकर रात के रुकने की इतला करती। और उस खाला ने भी तो लव मैरिज की थी। ताया जी के एताब का निशाना बनी सादिया बेगम, फुफो और मैं। उसने सर जोर जोर से पटका। अंदर की जंग सबसे निढाल कर देने वाली होती है। उसने आंखें मूंद ली। आंखों में भी दिए जलते हुए अंगारे रख दिए थे। बारिश एक बार फिर तेज हो गई थी। ये बारिश कभी उसकी कमजोरी थी, और जब बारिश बरसे दिन हो जाते तो उसके बरसने की दुआएं मांगा करती थी। बारिश उसे कुदरत की तरफ से अपनी लग्जरी लाइफ में एक बोनस की तरह लगती थी, जो बिन मांगे ही अक्सर मिल जाया करता था। जिस दिन कुदरत उसे बारिश का ये बोनस अता करती, उसकी खुशी दीदनी होती। उस पूरे घर से 5 गुना तो उनका बड़ा लॉन था, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की खुश रंग फूलों की क्यारियां लगी थीं। आलूचे, अनार और आम, नींबू के पेड़। और ऐसे सुहाने मौसम में इन पेड़ों से ऐसी मसहूर कुन खुशबू किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी होती। जोया और फरियाल को भी बारिश में नहाना पसंद था। दोनों घंटों लॉन में टेरेस टहल टहल कर नहाया करती थी। और अबीहा ऐसे दीवाने मौसम को शेड के नीचे खड़ी होकर या बरसती बारिश में गुलाबी हथेलियां फैला फैला कर इंजॉय करती। और कातिल मौसम की ये कैसी कातिल अदा थी जिसने उसकी जिंदगी की सारी खुशियों का दिन दिहाड़े कत्लेआम किया था, और वो सिवाय बेबसी के और कुछ नहीं कर सकती थी। हाथ पांव तो इधर आ पड़ी थी। हकीकत की तल्ख हकीकत की तलखी फिर उसे खुशगवार माजी के मनाजर से खींच कर इस घुटनजदा कमरे में ले आई थी। ये सब लोग कहाँ चले गए? एकदम से अपनी तन्हाई का एहसास हुआ। उसने उठने की कोशिश की, मगर एक जोरदार चक्कर आया और वो दोबारा तकिए पर गिर सी गई। उसी वक्त वॉशरूम में टूंटी से पानी गिरने की आवाज आई। वो इधर मौजूद है। उसने जरा सा गर्दन घुमाकर अपने बाएं तरफ बने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। फूफो फूफो कहाँ चली गई? उसने दुखते सर को अपनी उंगलियों से दबाया। फूफा जान किस कदर खौफनाक लग रहे थे, और शायद गुस्से में। पता नहीं उन्होंने मुझे अंदर कैसे आने दिया। उसे बेहोश होने से पहले का मंजर याद आया। कमबख्त, तूने सारी जिंदगी मेरे साथ धोखा किया। पहले मोहब्बत का ढोंग रचाकर मुझे इस शादी के मनहूस बंधन में जकड़ा। खाली हाथ, सर झाड़, मुंह पहाड़, ये मनहूस शक्ल लेकर मेरी जिंदगी में नहुसत बखेरने आ गई। सारी जिंदगी मैं तेरी वजह से पैसे पैसे को तरसता रहा। सोचता था खुदा ने बेटा दिया है, वक्त आने पर उसको कैश करा लूंगा। चंद दिन, फकत चंद दिन तो मैं भी खुशी, सुकून और आसाइश के देख लूंगा। तूने तूने मेरे इस ख्वाब को भी चिकना चूर कर दिया। एक दिलदोज चीख सुनाई दी तो उसका दिल जैसे सीना फाड़ कर बाहर आने लगा। वो चीख यकीनन फूफो की थी। एक और मनहूस और अपने जैसे यतीमों यसीर नसीबों जली उठा कर ले आई। तू दुश्मन मेरी, मेरी खुशियों की, मेरी जिंदगी, मेरे ख्वाबों की। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। या तो इस बदबख्त को छोड़ा जिस गंद से उठाकर लाई है, या आज आखिरी कलमा पढ़ ले। मैं आज तेरी। दूसरी घुटी घुटी चीख पर उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो घबरा कर उठ बैठी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो अपने लरजते कांपते बर्फ हाथों को एक दूसरे में जकड़ा कर कांप रही थी। उसी वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला। राफे बादामी कलर का शलवार कुर्ता पहने बाहर निकला था, तौलिए से गीले बाल रगड़ता हुआ। उसकी पहली नजर फक चेहरे के साथ हिरासा सी अबीहा पर पड़ी थी। उठ गई तुम? ठीक हो अब? नजर से भी सरसरी लहजा, जैसे वो रोज ऐसे सोती जागती रही हो। राफे ने कहते हुए तौलिया राइटिंग टेबल की चेयर पर डाला। उसी टेबल की दराज में से हेयर ब्रश निकाला और टेबल के सामने दीवार में लगे आईने में खुद को देखते हुए बड़े इत्मीनान से बाल संवारने लगा। वो आवाज आना भी बंद हो गई थी। वो अभी हिरासा नजरों से राफे को तकी जा रही थी। इस वक्त राफे को उससे कोई झिझक, गुरेज कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तुम उठकर चेंज कर लो। उसने बरस
اس نے برش دوبارہ دراز میں ڈالا اور مڑ کر اس کی طرف آیا۔ وہ ذرا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے خود اس بھاری لباس میں الجھن ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا پٹ زور سے ٹکرایا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے لیے یہ سب غیر متوقع ہے۔ اس نے رائٹنگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹی اور ذرا آگے کر کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح میرے لیے۔ وہ رکا۔ سنانے بیٹھوں گا تو یہ ایک بہت روایتی سا افسانہ کہانی ہو جائے گی۔ مجھے اپنے ننھیال سے، اپنے ماموں سے سخت نفرت تھی، جنہوں نے میری ماں کی زندگی کو راہ میں آئے ذرا سے پتھر سے زیادہ اہمیت نہ دی، ایک ٹھوکر ماری اور سنگ دل زمانے کے سپرد کر دیا۔ میں ان کے لیے اپنے دل میں رتی برابر نرمی نہیں پاتا تھا۔ ان کے لیے سخت دل تھا اور ہوں، مگر میری ماں آج بھی اپنے پتھر دل بھائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں۔ اسی نرم گوشے کا نتیجہ ہے کہ تم آج ادھر بیٹھی ہو میرے سامنے، میری بیوی کی حیثیت سے۔ وہ ایک پل کو رکا، اس کے چہرے پر بے تاثر سی نظر ڈالی۔ شاید آسمان سے فرشتے بھی آ جاتے تو بھی میں کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوتا، کیونکہ میں بہرحال اپنی ماں کی طرح اعلیٰ ظرف نہیں، نہ مجھے ایسی بے فیض نیکیاں کرنے کا شوق ہے جو پتھروں کے ساتھ اس امید پر کی جائیں کہ کبھی تو وہ پگھلیں گے، مگر کیا کرتا۔ مجھے مجبور کرنے والا کوئی فرشتہ نہیں، میری ماں تھی، وہ ماں جس کی ذرا سی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے پرسوں شام میرے پیروں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا تو میرا جی چاہا میں اسی وقت زمین کے اندر سما جاؤں کہ میں نے تو اپنی ماں کو اتنا مجبور کیوں کیا کہ انہیں اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھنا پڑا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے پل بھر کو ٹھہرا۔ بہرحال میرے خیال میں یہ ایک مجبوری کا بندھن ہے، ضرورت کا رشتہ جس میں دلی جذبات کا ذرا بھی عمل دخل نہیں۔ یہ تو تھی میری کہانی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری کہانی بہرحال مجھ سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ اس سارے حادثاتی عمل کا براہ راست نشانہ تمہاری ذات بنی۔ تم جو ایک ملینئر مین کی بیوی بننے جا رہی تھی، آج تقدیر کے بے رحم فیصلے کے نتیجے میں مجھ جیسے ٹٹ پونجیے کی بیوی بنی بیٹھی ہو۔ ارمان تو تمہارے بھی چکنا چور ہوئے ہیں، خواب تو تمہارے بھی ٹوٹے ہیں، اور اس سب میں میرا کچھ ہاتھ نہیں، تمہیں معلوم ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ اسے رافی کی ہمدردی ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی میں منافق نہیں ہوں، اس کے باوجود کہ میں نے سدا اپنے ننھیال سے نفرت کی ہے، تم میری مرضی کے خلاف میری زندگی میں آئی ہو، اس کے باوجود مجھے معلوم ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، اور میں اس عہد کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم 5 سال، یا جب تک میں اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا نہ ہو جاتا۔ لیکن سب کچھ تو ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم سوچتے ہیں۔ اس نے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے جس کا ہمیں گمان تو نہیں، کہیں لاشعور میں بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی ابھی خود کو ذہنی طور پر اس نئے تعلق کو قبول کرنے پر خود کو تیار نہیں پاتا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ میں تمہارے وجود سے خدا نخواستہ انکاری ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم مجھے کچھ وقت دو، 5 سال نہیں، 6 مہینے تک، 6 مہینے تک، تاکہ میں تمہارے لیے دنیا کی ہر آسائش نہ سہی مگر ایک باعزت زندگی کے اسباب پیدا کر سکوں۔ سردست میرے امتحان سر پر ہیں، اس کے بعد روزگار کا حصول اور ایک اچھا سا گھر۔ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس دوران میرا دل بے غیرت، میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بول، تو نے کیوں میرے ساتھ یہ داؤ کیا؟ کیوں میری زندگی کی ہر خوشی کو چھیننے میں، تباہ کرنے میں تجھے مسرت ملتی ہے؟ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ میرے گلے سے اپنے منحوس وجود کا پھندا اتار کیوں نہیں دیتی؟ چل، میں آج تجھ پر یہ مہربانی کر دیتا ہوں۔ تجھے موت نہیں آتی، اور خود بخود تو مرنے والی بھی نہیں۔ ڈھیٹ، بے حیا، وہی خوفناک بھیانک آواز، اس کے ساتھ ہی پھوپھو کی ایک گھٹی گھٹی سی دردناک چیخ۔ ابیہ نے بے ساختہ ڈر کر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اس کی کلائیوں میں پڑی چوڑیاں کھنکھنا اٹھیں۔ رافع کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا تن گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تم یہی رہ جاؤ، کل سے روشی کا کمرہ شیئر کر لینا، میں اوپر سٹور میں سو جاتا ہوں۔ وہ اجلت میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ کیوں جیتے جی ہمیں روز مارتے ہیں؟ ایک ہی بار ہم سب کو زہر دے کر مار کیوں نہ دیا آپ نے؟ اسی فاصلے سے رافع کی آواز آئی، جدھر سے پھوپھا جان کی خوفناک دھاڑ اور پھوپھو کی سسکیاں آ رہی تھی۔ پھر آوازوں کا والیوم بالکل بند ہو گیا اور چند منٹوں بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ بارش شاید تھم گئی تھی۔ کھڑکی کا پٹ بہت ہولے ہولے چوں چوں کی آواز کے ساتھ
दूसरे पट के साथ टकराने की कोशिश करता और आधे रास्ते में ही पलट आता। पंखे की घरर घरर पर उसने अभी गौर किया था। उसकी आवाज तो खिड़की के पट से भी ज्यादा तकलीफ दे थी। वॉशरूम से आती टूंटी के टपकने और पानी के कतरों के गिरने की आवाज, तीनों आवाजें आपस में मदगम होकर उसके सर की तकलीफ को और बढ़ा रही थी। उसने सर पीछे की तरफ टिकाकर खुद को तकिए पर गिरा लिया। राफी की कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आई थी। फूफो के साथ क्या हो रहा है? फूफा जान का इसरार वही था जिससे वो खौफजदा हो जाया करती थी। आगे क्या होगा? इस घुटनजदा माहौल में मैं कैसे रह सकूंगी? उसकी कनपटियों में जैसे पटाखे छूटने लगे।